टीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है और इसी क्लास के अंतर्गत भूगोल विषय की कक्षा 12 की क्लास जिसके 2 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि पर चर्चा चल रही थी, तो हमने जनसंख्या वितरण को 2 नंबर वीडियो में पढ़ लिया था। आज दूसरा टॉपिक आता है जन घनत्व। जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से हमारा आशय है कि किसी निश्चित स्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात जनघनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अर्थात जनघनत्व को इकाई क्षेत्रफल पे निवास करने वाले लोगों की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, या इसकी दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। जनघनत्व का अर्थ है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात। इसे कहते हैं जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। पूरे विश्व का जनघनत्व वर्तमान में 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये रिपोर्ट सन 2015 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। इसके बाद जनघनत्व का जो एक कई बार सवाल में पूछा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कै क्षेत्र का जनसंख्या 525 व्यक्ति हैं तथा क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, तो जनघनत्व क्या होगा? ये 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो जनघनत्व बराबर 525/25, अर्थात ये 25 का भाग देने पे 2 और 1 यानी 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से जनघनत्व को हम अंकित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए इस जनघनत्व को गणितीय सूत्र या गणितीय जनघनत्व भी कहते हैं। तो जनघनत्व को हम यहाँ पे 3-4 रूपों में पढ़ते हैं। पहला रूप आता है इसका गणितीय जनघनत्व, जिसमें सभी प्रकार की जनसंख्या और उस क्षेत्र का पूरा क्षेत्रफल, ये गणितीय जनघनत्व में आता है, जो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। दूसरा आता है आर्थिक जनघनत्व। आर्थिक जनघनत्व। अब यहाँ पे देखो, आर्थिक जनघनत्व की बात आती है, वो जनसंख्या किसी एक स्थान की जो आर्थिक का अर्थ होता है यानी अर्थशास्त्र, यानी यहाँ पे पैसे से संबंधित बात है, उत्पादन से संबंधित बात है, तो कुल उत्पादन वाला क्षेत्रफल और उस पर डिपेंड करने वाली जनसंख्या, अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा जनसंख्या बटा आर्थिक उत्पादक क्षेत्र, ये हो जाएगा आर्थिक जनघनत्व। तीसरा नंबर आता है इसमें कृषि जनघनत्व। कृषि जनघनत्व, ये नाम से स्पष्ट है, कृषि जनघनत्व है, यानी कृषि योग्य क्षेत्रफल और जनसंख्या में
अनुपात, अर्थात उस क्षेत्र की जनसंख्या बटा कृषि व्यवसाय में लगा कृषि क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल। चौथा आता है पोषण जनघनत्व, पोषण जनघनत्व। देखो पोषण जनघनत्व की भी वही बात है कि पोषण जनघनत्व में भोज्य फसलों से पोषण का मतलब होता है भोजन सामग्री, तो भोजन सामग्री में भोज्य पदार्थों से संबंधित उत्पादन होगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र होगा जनसंख्या बटा पोषण भोज्य सामग्री उत्पादन, और ये होगा क्षेत्रफल। यानी इसमें कृषिगत फसल वो जो पोषण से संबंधित उत्पादन हो वो इसमें भाग लगेगा, यानी जनसंख्या बटा पोषण भोज्य सामग्री उत्पादन क्षेत्रफल। तो ये होता है जनघनत्व। जनघनत्व के बाद आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, देखो जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी यानी वृद्धि होना, और जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या में वृद्धि होना। जनसंख्या में वृद्धि से तात्पर्य हुआ कि एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या में निश्चित समय अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। अर्थात जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हो गया किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। देखो निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन अर्थात किसी कै क्षेत्र की जनसंख्या सन 2018 में 5000 व्यक्ति थी, जो सन 2019 में बढ़कर 5025 हो गई। तो जनसंख्या वृद्धि तब जनसंख्या वृद्धि, देखो यहां जनसंख्या वृद्धि है उसको हम एक सूत्र से ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है अंतिम वर्ष की जनसंख्या माइनस प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या। यहाँ पे अंतिम वर्ष की जनसंख्या अपने पास है 5025 और प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या है 500,000, अर्थात वृद्धि कितनी हुई 25 की। ये धनात्मक वृद्धि है। वृद्धि दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि जब होती है जब प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या से अंतिम वर्ष की जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो वो धनात्मक वृद्धि है।
लेकिन किसी ऐसे कारण, अकाल है, महामारी है या कोई अन्य प्रकार का ऐसा कारण हो जिसके कारण कई बार क्या होता है कि प्रारंभिक वर्ष के अपेक्षा अंतिम वर्ष में जनसंख्या घट जाती है, ऐसी स्थिति में ऋणात्मक वृद्धि नोट की जाती है। तीसरी बात ये भी है कि अगर मान लो प्रारंभिक वृद्धि और अंतिम वृद्धि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ऐसी स्थिति में जो वृद्धि होती है उसे हम शून्य वृद्धि भी कहते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि की बात है, वो ये एक निश्चित परिभाषा है, किसी निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। हम इस उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि भाई ये निश्चित समय अंतराल है 2018 से 2019 के बीच का, और इसकी ये जनसंख्या दोनों में जो अंतर प्राप्त हुआ है, अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक वृद्धि है, अगर ये अंतर ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका सूत्र होगा वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100। ये जो प्राप्त होगा ये जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त होगी। जैसे मान लो वृद्धि हुई है 25 की, प्रारंभिक जनसंख्या थी 5000 और इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य, और इनको काटने पे हमें प्राप्त होता है 1 और 2 अर्थात 0.5% की वृद्धि। तो ये प्रतिशत वृद्धि है जिसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर प्रति 100 इकाई व्यक्तियों पर बढ़ी जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यह हुआ जनसंख्या वृद्धि दर की बात है। अब आता है जनसंख्या वृद्धि में भी जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि 1650 से पहले, पहला तथ्य है कि 1650 से पहले जो आंकड़े हैं जनसंख्या के वो पुष्ट आंकड़े नहीं हैं। उससे 1650 से 1750 के मध्य की जो जनसंख्या देखते हैं ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ी। कैसे बढ़ी? धीमी गति से बढ़ी, और सामान्य रूप से वृद्धि है वो इन दो महाद्वीपों में ही, वो थे एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप। लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में इस दौरान जनसंख्या घटी। जनसंख्या क्या हुई? घटी। और जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों में जनसंख्या है वो बहुत ही न्यून वृद्धि हुई। इसके बाद आता है 1750 के बाद 1950 तक का ये जो काल, 1750 से 1900 तक का जो ये काल है, इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है वो महाद्वीपों में एशिया और यूरोप में बहुत तेज गति से बढ़ती है, जबकि अमेरिका महाद्वीप में भी सामान्य वृद्धि होती है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का जो फैलाव है वो 3/4 भाग जनसंख्या का है। ये 1900 ईस्वी के बाद अधिक वृद्धि विश्व में
हुई है। 1650 में जहां विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई है। ये जनसंख्या की वृद्धि की विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है कि कई ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें जनसंख्या है वो बहुत धीमी गति से बढ़ी है, और कई ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत तेज है। तो सबसे तेज वृद्धि दर वर्तमान में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, मध्यम वृद्धि वाले एशिया और यूरोप हैं, और न्यून वृद्धि वाले जिसको हम ओशिनिया कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। तो ये हुई जनसंख्या वृद्धि की विशेषता। अब आता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में आया है। सबसे पहले तो ये है क्या? जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में दो ऐसी पोजीशन होती है जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन के द्वारा हम जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे शुरू में खेतिहर, ग्रामीण, अशिक्षित, प्रकार की जनता थी, यानी जनसंख्या का अधिकतर भाग क्या था? खेतिहर यानी किसान का काम करता था, ग्रामीण बसाव में रहता था, और अशिक्षित थे। लेकिन अगर ये परिवर्तन जिसे जननांगीय संक्रमण यानी परिवर्तन कहते हैं, इसमें खेतिहर से तो क्या हो जाएंगे? औद्योगिक, ग्रामीण से शहरी, और अशिक्षित से साक्षर या शिक्षित रूप में अगर जनसंख्या परिवर्तित हो जाती है, ये पूरा चक्र जननांगीय संक्रमण चक्र कहलाता है। और इस जननांगीय संक्रमण चक्र का उपयोग जनसंख्या में पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब आता है जननांगीय जो संक्रमण है ये 5 अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। पहली अवस्था होती है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। दूसरी होती है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर परंतु गिरता हुआ। तीसरी अवस्था आती है कि उच्च जन्म दर, यहां आ जाती है मृत्यु दर है वो मध्यम हो जाती है, मध्यम मृत्यु दर। चौथे में ये मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर।
और 5वीं अवस्था में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। अर्थात जननांगीय संक्रमण में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होने की जो एक ये चक्र होता है जनसंख्या का। यहाँ पे जन्म दर क्या था? जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी क्या था? उच्च। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे न शिक्षा थी, न चिकित्सा थी, न तकनीकी थी, किसी भी प्रकार का तकनीकी का उपयोग नहीं था, इसलिए जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था। यहाँ पर धीमी वृद्धि हो रही है क्योंकि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, तो वृद्धि तो बिल्कुल धीमी होगी। लेकिन यह परिवर्तन जब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है, मृत्यु दर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि कमी उत्पन्न होगा तो कमी अंत होगा। यहाँ पर स्थिरता आ जाती है, अर्थात विकसितता आ जाती है। यही जनसंख्या का जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत एक निम्न वर्ग से उच्च वर्ग को प्राप्त करने में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जननांगीय संक्रमण कहलाता है। यह जननांगीय संक्रमण इन 5 अवस्थाओं में होता है और इनको हम एक डायग्राम के द्वारा विश्व में दर्ज कर सकते हैं। मान लो इधर जन्म और मृत्यु, जन्म व मृत्यु दर है जो इस प्रकार से है। ये धनात्मक है, यहाँ 10 की है, ये 20 की है, ये 30 की, 40 की, 50 की और 60% की। और इधर 5 अवस्थाएं हैं, ये 5 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, अर्थात यहाँ लगभग 50% की बात रहती है। यहाँ मरने वालों की संख्या को मैं इस प्रकार से ग्राफ में बता रहा हूँ और जन्म दर वाली को सीधा बता रहा हूँ क्योंकि उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर भी क्या है? उच्च। तो प्रथम अवस्था में इस प्रकार का चित्र बनता है। दूसरी अवस्था आती है जिसमें जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर तो क्या है? उच्च है, लेकिन मृत्यु दर है तो उच्च लेकिन कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से ये थोड़ा गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरी जो अवस्था आती है उसमें जन्म दर तो उच्च है, अर्थात ये तो ऐसा ही होगा, लेकिन मध्यम मृत्यु तो यहाँ पे ये घट रहा है, ठीक है। उसके बाद मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु चौथी अवस्था में, तो ये मध्यम हुआ जन्म दर भी और ये होने लगा निम्न की ओर है, और अंतिम अवस्था में दोनों ही क्या हो जाते हैं? निम्न हो जाते हैं। तो ये जनसंख्या की ये तीनों अवस्थाएं, ये प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम। संसार के जितने भी देश हैं वो इनमें अलग अलग कैटेगरियों में आते हैं। जिन देशों की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं वो इस प्रथम अवस्था में है। भारत की वर्तमान स्थिति तृतीय अवस्था में है, अर्थात भारत में जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या है? मध्यम आकार का है। इसलिए भारत इस स्थिति में कौन सी अवस्था में आता है? तृतीय अवस्था में आता है। अर्थात यहाँ पूछा यह जाता है कि भारत जननांगीय संक्रमण अवस्था के अंतर्गत कौन सी अवस्था में आता है, तो हम बताएंगे तृतीय अवस्था में। क्यों आता है? क्योंकि भारत का जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर मध्यम है। इसी प्रकार प्रथम अवस्था में आते हैं यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप का सूडान है, कांगो है, ये देश आते हैं। द्वितीय अवस्था में ये अंगोला, रोडेशिया, ये भी अफ्रीका के हैं, अंगोला और रोडेशिया। और तीसरी अवस्था में बहुत सारे देश हैं, अपने पड़ोसी सभी हैं, भारत है, श्रीलंका है, भारत है, श्रीलंका है, केन्या है, क्यूबा है, केन्या, क्यूबा
केन्या अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्यूबा ये अमेरिका महाद्वीप का देश है। भारत और श्रीलंका दोनों एशिया महाद्वीप के देश हैं। ये तीसरी अवस्था में। और चौथी अवस्था में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां पर चौथी अवस्था में क्या हो गया, जन्म दर तो मध्यम है और मृत्यु दर बिल्कुल ही निम्न हो चुकी है। और अंतिम और पांचवी अवस्था में वो देश आते हैं जहां पर वर्तमान में जनसंख्या माइनस की ओर बढ़ रही है। ये हैं ब्रिटेन, जापान और जर्मनी। ये देश इस अवस्था में आते हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज ये तीसरा पार्ट है, इसके मुख्य बिंदु पूरे हो चुके हैं। अब आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।